हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन की अगली टॉपिक का। यानी कि जो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, समसूत्री विभाजन। तो उस क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि ये जो समसूत्री विभाजन होती है कितने प्रकार के होते हैं, इसके हमने टाइप्स को देखा था। और इसके साथ साथ जो पूरी सेल साइकिल होती है किस तरीके से चलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो समसूत्री विभाजन की दो व्यवस्थाएं होती है। ये जो समसूत्र यानी जो माइटोटिक डिवीजन होता है दो व्यवस्थाओं में होता है। पहला तो इसमें केंद्रक का विभाजन होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा इसके साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे का जितने भी बच्चे ने देख लिया ठीक है, जिस भी बच्चे जो बच्चा आज नया है, पहली बार मेरी क्लास में आया है, उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ कि पीछे के भी इसके बाकी चैप्टर का और इस चैप्टर के पीछे की 2-3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इसी चैनल पे जाके सारे टॉपिक को देख लो। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या पार्ट देखेंगे, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में क्या पूर्वावस्था क्या होती है जिसको हम एनाफेज कहते हैं, सॉरी प्रोफेज कहते हैं। मध्य अवस्था क्या होती है जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। ठीक है, पश्चात अवस्था क्या होती है जिसको हम एनाफेज कहते हैं। और अनंत्य अवस्था जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें बेटा साइटोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस की केंद्रक विभाजन की जो क्रिया होती है उनमें चार जो कैरियोकाइनेसिस होती है ये चार प्रकार की क्रियाओं से संपन्न होती है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। जब ये चार अवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका का विभाजन। तो आज की क्लास में इस चैप्टर की जितनी भी टॉपिक है सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पूर्वा अवस्था की। या पीछे थोड़ा सा मैं रिवीजन करूं तो हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं आपको बताई थी केंद्रक विभाजन की। एक टॉपिक हमने पढ़ी थी केंद्रक विभाजन। क्या पढ़ा था, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन को हमने क्या बोला था, साइटोकाइनेसिस। क्या, साइटो साइटोकाइनेसिस। क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। अब इस साइटोकाइनेसिस क्या है, हमने ये देखा था, इसमें एक बात की थी कि जो साइटोकाइनेसिस होती है केंद्रक विभाजन में क्या होता है कि यह विभाजन वास्तविक कोश का विभाजन है और केंद्रक विभाजन निम्नलिखित चार भागों में संपन्न होता है। या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इस क्रिया में केंद्रक विभाजित होता है और ये निम्नलिखित चार पदों में संपन्न होता है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो कि इस क्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, किसका विभाजन होगा, ये जो क्रिया होगी इस क्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन, केंद्रक का विभाजन होता है। ये इतनी बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, और इसको हम एक नाम और बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इसे इसे वास्तविक। ठीक है, इसे वास्तविक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वास्तविक कोशिका विभाजन भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वास्तविक कोशिका विभाजन भी इसको हम कहते हैं। इतनी बात क्लियर, ये क्लियर, एकदम क्लियर। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, ठीक है, इसी क्रिया में हमने क्या बोला, केंद्र का विभाजन होता है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला, इसमें वास्तविक कोशिका का विभाजन भी होता है। यानी कि जो हमारी सेल्स होती है इसमें एक वास्तविक केंद्रक विभाजन करती है। यानी कि ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे ये जो हमारी सेल है वो क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जो हमारी सेल है वो यहाँ पे क्या होगी, पूरी तरीके से विभाजित अच्छी तरीके से हो जाती है। क्लियर। इसके बाद हमने ये बोला कि इसकी चार प्रवस्थाएं होती है। कितनी प्रवस्थाओं की बात की थी, चार प्रवस्थाओं की। चार प्रवस्थाओं में कौन कौन सी, पहले हमने बात किया था कि ये एक होती है पूर्वावस्था।
क्या होती है? पूर्वा अवस्था। ठीक, पूर्वावस्था की जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। क्लियर? उसके बाद पूर्वावस्था के बाद मध्य अवस्था। मध्य अवस्था, मध्य अवस्था को हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज, क्या बोलेंगे भाई? इसको हम मेटाफेज कहते हैं। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? इसके बाद आती है हमारी पश्चावस्था। पश्चावस्था, इस पश्चावस्था को हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज, ठीक है। इसके बाद जो चौथी आती है इसको हम कहते हैं अनंत्या। अनंत्या, अनंत्या अवस्था। इस अनंत्या अवस्था को हम कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज, क्या बोलेंगे? टीलोफेज कहते हैं। इतनी बात के लिए ये बेसिक चीजें, ये वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो भी आपने इसके पीछे वाली क्लास में पढ़ी है। यही वो चीज है जो थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पे कि जो आपने पीछे पढ़ा ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा खासा एक रिवीजन हो गया। अब आगे हम बात क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वा अवस्था की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पूर्वावस्था है यानी जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज में क्या होता है। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे? पूर्वा अवस्था। प्रोफेज, पूर्वा अवस्था। अब इस प्रोफेज यानी पूर्वावस्था में होता क्या है? देखो, ये जो होता है पूर्वावस्था में गुणसूत्र का सघन प्रारंभ होता है। अगर हम पूर्वा अवस्था की बात करें तो ये जो पूर्वा अवस्था होता है इसमें जो हमारा गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोजोम होता है, उसका सघन प्रारंभ होता है। यानी कि वो क्या हो जाता है? सघन करने के लिए रेडी हो जाता है। क्या हो जाता है? सघन करने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि पूर्वावस्था में जो गुणसूत्र होता है वो सघन प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्र का सघन प्रारंभ हो जाता है जिससे गुणसूत्रीय द्रव्य अस्पष्ट होने लगते हैं। जिससे क्या होते हैं? जो गुणसूत्रीय द्रव्य होते हैं, जो गुणसूत्र का जो द्रव्य होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? अस्पष्ट होने लगता है। इसके साथ साथ जो तारक केंद्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और उनके अंदर का जो सेंट्रियोल होता है ना वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम दो पॉइंट को नोट करते हैं कि पूर्वावस्था में गुणसूत्र का सघन प्रारंभ हो जाता है जिससे गुणसूत्र अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पूर्वावस्था में पूर्वा अवस्था में गुणसूत्र का सघन प्रारंभ हो जाता है। सघन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है भाई? सघन जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वावस्था में गुणसूत्र का जो सघन है वो क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। जिससे देखिए प्रारंभ हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिससे गुणसूत्र 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 अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? ये अस्पष्ट यानी कि क्लियर तरीके से दिखाई देने लगते हैं। तो अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इतनी बात क्लियर? इसके बाद सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बात की? जो तारक केंद्रक होते हैं, जो सेंट्रियोल होता है ना, क्या होगा? जो तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और केंद्रक व केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? तारक केंद्र, है ना? क्या? तारक केंद्र, तारक केंद्र, तारक केंद्र हम किसको कहते हैं? सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल को ना। तो तारक केंद्र क्या होते हैं? विपरीत ध्रुवों पे, विपरीत ध्रुवों पर
विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। कहाँ जाएंगे? ये विपरीत ध्रुवों पे क्या होते हैं बेटा? ये जाने लगती हैं। क्या लगेंगे? ये इनका जो विपरीत ध्रुव होगा उस विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगेंगे, तो केंद्रक व केंद्रिका भी विलुप्त होने लगते हैं। जब ये तारक केंद्र क्या होगा? विपरीत ध्रुव पे जाएगा, तो उसके अंदर जो केंद्रक होगा और जो केंद्रिका होगी वो भी क्या होगा? विलुप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो एवं केंद्रक, ठीक है, एवं केंद्रक, केंद्रक और केंद्रिका, ठीक है, और केंद्रिका, और केंद्रिका विलुप्त। केंद्रिका को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। देखो, केंद्रक को न्यूक्लियस और केंद्रिका को न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो केंद्रिका क्या होती है? विलुप्त होने लगती है। क्या होगी? विलुप्त होने लगती है। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? ये विलुप्त होने लगती है। कैसी होगी? ये विलुप्त के कगार पे आ जाएगी। इसकी जो अवस्था होगी वो विलुप्त के कगार पे क्या होगी? जाने लगेगी। ठीक, तो पूर्वावस्था में क्या होता है? गुणसूत्रों का सघन प्रारंभ हो जाता है ना। जो पूर्वावस्था होगी उसमें क्रोमोजोम का क्या, वो सघन प्रारंभ हो जाता है, जिससे गुणसूत्र क्या होंगे? स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या बात की कि तारक का जो सेंट्रियोल होता है ना, जब आप न्यूक्लियस देखोगे उसके अंदर सेंट्रियोल होता है, तो जो सेंट्रियोल होता है विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, और एवं केंद्रक और केंद्रिका भी क्या होने लगते हैं? विलुप्त होने लगते हैं। साथ साथ गुणसूत्र के मध्य में गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है, जिससे गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। साथ में ही आगे गुणसूत्र के मध्य में गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं, जिससे गुणसूत्र के दोनों अर्धसूत्र जुड़े रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? गुणसूत्र के मध्य बिंदु में गुणसूत्र के मध्य बिंदु में गुणसूत्र के मध्य बिंदु में गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होंगे? गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं जो गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र को जोड़ते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र के गुणसूत्र के गुणसूत्र के दोनों, ठीक है, गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र को, अर्ध गुणसूत्र को, अर्ध गुणसूत्र मतलब आधे अर्ध गुणसूत्र को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन क्रिया करेगा? ये जो क्रिया करेगा किसके अंदर होगी? प्रोफेज के अंतर्गत। ये जो सारी क्रियाएं होंगी, ये सभी जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं वो किसके? प्रोफेज के अंदर संपन्न हो रही है। ठीक है, और जो काइनेटोकोर नामक प्रोटीन की संरचना गुणसूत्र बिंदु से जुड़ी होती है। इसके साथ साथ काइनेटोकोर काइनेटोकोर नामक प्रोटीन जो होती है, ठीक है, जो नामक जो प्रोटीन होगी ये गुणसूत्र से क्या होती है? जो गुणसूत्र बिंदु होता है ना, गुणसूत्र बिंदु से, ठीक है, तो गुणसूत्र, ठीक है, काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर नामक जो प्रोटीन की संरचना होती है, ठीक है, क्या होगी? काइनेटोकोर नामक, ठीक है, काइनेटोकोर नामक प्रोटीन की संरचना गुणसूत्र पर क्या होती है भाई? गुणसूत्र बिंदु से जुड़ी रहती है। ठीक है ना, प्रोटीन नामक संरचना ये क्या होगी? गुणसूत्र बिंदु से जुड़ी रहती है। किससे होगी? गुणसूत्र बिंदु से जुड़ी होती है या रहती है। ठीक है, जो भी लिख सकते हो। ठीक, क्लियर इतनी बात? इसके आगे इसमें क्या होता है? दोनों तारक केंद्र में, ठीक है, दोनों तारक के बीच में तर्क तंतुओं का निर्माण होता है, और तारक केंद्र क्या करता है? कोश का विभाजन या, ठीक है, कोश का विभाजन केंद्र या तारक काय कहलाता है। ठीक है, तो आगे क्या है कि दोनों तारक केंद्रकों के बीच में, दोनों तारक केंद्रकों के बीच में क्या होता है? तंतु का, है ना, तर्क तंतुओं का निर्माण होता है। तो आगे क्या लिखोगे कि दोनों
दोनों तारक केंद्रकों के बीच में तारक केंद्रकों के बीच में, ठीक है, दोनों तारक केंद्रकों के बीच में क्या होता है, तर्क तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, तर्क तंतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा, दोनों तर्क तंतुओं का निर्माण होगा तो तारक कोशिका का विभाजन केंद्र या तारक काय कहलाता है। ठीक है, तो तारक केंद्र, ठीक है, तारक काय कोशिका का विभाजन, ठीक है, तारक काय कोशिका का विभाजन, ठीक है, या केंद्र का, ठीक है, केंद्र का या तारक काय कहलाता है। तारक काय कहलाता है। तारक काय कौन कहलाएगा भाई, तारक काय कहलाता है। तो ये जो सभी क्रियाएं होती है ये प्रोफेज के अंतर्गत होती है। किसमें होगी, प्रोफेज, यानी जब सेल जो होगी, देखो पहले ही G1 फेज में वो वृद्धि करती है, उसके अंदर जितने भी रासायनिक पदार्थ, चाहे डीएनए हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे सेंट्रियोल, जो भी है सबका निर्माण हो जाता है। एस फेज में वो क्या करती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। G2 फेज में ये एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं ना ये विभाजन करने के लिए, यानी कि एक से दो बनाने के लिए पूरी तरीके से क्या होती है, तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइटोकाइनेसिस यानी कि समसूत्री विभाजन से पहले एक कोशिका होती है, एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रक का विभाजन। जब कोशिका विभाजित होगी यानी एक मातृ कोशिका से, ये एक मातृ कोशिका है, इससे दो का जब निर्माण होना है तो ये एक से दो का निर्माण होने से पहले 4 फेज चलती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये कैरियोकाइनेसिस की चारों अवस्थाएं या चारों फेज संपन्न हो जाती है तब जाके अगर एक कोई सेल है तो वो 2 बराबर भागों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसी को हम समसूत्री विभाजन, यानी कि जब वो 1 से 2 का निर्माण होगा तो ना तो उसके क्रोमोसोम में कोई चेंज होगा, ना तो उसके आकार और आकृति में चेंज होगा। वो बाह्य लक्षण रूप से यानी जो भी उसका रंग रूप जैसी आकृति होगी वो भी समान होगा। साथ साथ उसके अंदर का जो क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्रों की संख्या ऐसे नहीं होगी 46 है तो वो आधी 23 हो गई, 46 है तो 46 ही जाएगी। ठीक है, अब इसके लास्ट में क्या होता है, जब पूर्वावस्था नहीं जो हमारी प्रोफेज होती है, ये प्रोफेज इतना जल्दी नहीं चलती, इसमें कुछ टाइम लगता है। देखो टाइम क्या लगेगा, पहले यहाँ पे तारक केंद्र, देखो जो तारक केंद्र है तो गुणसूत्र में सेंट्रियोल होते हैं, ये अपने जो ध्रुव होता है उससे विपरीत होने लगेगा। ठीक, और जब ये अलग होगा तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रिका होती है वो भी विलुप्त होने लगेंगे। ठीक, अब विलुप्त होने लगेंगे तो गुणसूत्रों के मध्य के बीच में कौन सी प्रोटीन जुड़ेगा, एक काइनेटोकोर नामक प्रोटीन जुड़ेगा। और जब काइनेटोकोर नामक प्रोटीन जुड़ता है तो दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं उसके बीच में एक तर्क तंतु का निर्माण होता है। जब वो तर्क तंतु का निर्माण हो जाता है उसी को हम कहते हैं तारक काय का विभाजन या कोशिका का विभाजन या केंद्रक का विभाजन। इसको 3 नाम बोल सकते हैं, या केंद्रक का विभाजन बोलोगे, या कोशिका का विभाजन बोलोगे, या केंद्रक का विभाजन बोलोगे। इतनी बात क्लियर। अब जब इसकी लास्ट अवस्था आती है, ये जो प्रोफेज है, ये जब लास्ट अवस्था इसकी एकदम अंतिम अवस्था आती है तो इनके अंदर का जो गाल्जी उपकरण होता है, देखो गाल्जी काय का 3 ऐसे हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं। गाल्जी उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इनसे हमें क्या होता है, एंजाइम ही मिलती है ना, या तो ये एंजाइम मिलेगी या तो ये हमारे शरीर में एंजाइम बनाने का कार्य करेंगे। ये तीनों ही ऐसे सेल ऑर्गेन्स होते हैं। तो लास्ट में जब ये ना प्रोफेज की जो अंतिम अवस्था होती है, इस अवस्था में गाल्जी उपकरण, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होते हैं, विलुप्त होने लगती है। यानी कि इनकी जो
ये उपस्थिति है वो एकदम समाप्त होने लगती है प्रोफेज में ही। क्योंकि क्यों विलुप्त हो रही है? क्योंकि एक कोई मातृकोशिका है, अब उससे एक संतति कोशिका को बनाना है। तो मातृकोशिका से संतति कोशिका बनाने के लिए 4 फेज से गुजरना पड़ता है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। जब ये 4 अवस्थाएं हो जाएंगी तब जाके वो 1 से 2 का निर्माण कर देंगी, और जब 1 से वो 2 का निर्माण करेंगी तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसकी लास्ट अवस्था आएगी तो क्या होगा? गाल्जी का है, ठीक, गाल्जी उपकरण, केंद्रक, केंद्रिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कितनी होती है? 2 होती है, एक आर ई आर और एक यस ई आर, यानी राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राफ होती है उसमें प्रोटीन की कड़ यानी कि राइबोसोम के कड़ होते हैं, इसकी वजह से खुरदरी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? खुरदरी या राफ बोलते हैं। ये यस आर यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का राइबोसोम का कण नहीं है, जिससे ये चिकनी दिखाई देती है, और इसको हम कहते हैं चिकनी या स्मूथ। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इतनी बात क्लियर? अब यही चीज यहाँ पे देखो, प्रोफेज की अवस्था चल रही है। प्रोफेज की अवस्था में आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है, देख रहे हो? एक सेंट्रियोल यहाँ पे है और एक सेंट्रियोल यहाँ पे है। अब जब ये प्रोफेज की अवस्था हो रही है तो ये जो सेंट्रियोल है, जो सेंट्रियोल पहले इसकी ए दिशा है, ये अपने ध्रुव पे निर्धारित है, ये अपने ध्रुव पे निर्धारित है। अब जैसे ही ये अवस्था चली, प्रोफेज स्टार्ट होता है, तो ये अपने ध्रुव से क्या होने लगते हैं? विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। और ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये इनका ध्रुव है और ये कहाँ जा रहा है? विपरीत ध्रुव में जा रहा है। ठीक, जब ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसके अंदर का जो क्या होता है? सेंट्रोल होता है, जो तारक क्या होता है? इसके मध्य बिंदु में है ना, एक मध्य बिंदु में क्या होगा? तर्कनुमा संरचना बनेगी, और जो तर्कनुमा संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। और ये जो अवस्था होती है, इसके लास्ट तक, इसके लास्ट तक इसके अंदर का जो केंद्रक होगा, जो केंद्रिका होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या गोल्गी बॉडीज होगा, ये सभी क्या होने लगेंगे? विलुप्त होने लगेंगे। पूरी तरीके से विलुप्त नहीं होंगे, लेकिन ये विलुप्त होने के कगार पे हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको प्रोफेज की आपकी अवस्था है, जो कि दिख रहा है कि ये पहले अपने ध्रुव पे है, और जैसे ही अवस्था स्टार्ट हुई ये अपने ध्रुव से विपरीत दिशा में जा रहा है। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो इनमें केंद्रिका भी विलुप्त हो जाएंगी, न्यूक्लियस भी विलुप्त हो जाएगा, और जितने भी ईआर और गोल्गी बॉडी है ये सब क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी अवस्था जो आती है उसको हम कहते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं? मेटाफेज, यानी कि मध्य अवस्था आती है। अभी इस अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस वाले में आप देखो, ये गुणसूत्र अंदर है, ये गुणसूत्र जो है इस न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये फैल नहीं रहा है। इसमें चेंज क्या हो रहा है? गुणसूत्र अपने ही जगह पे, किसी प्रकार का इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज हो रहा है सेंट्रियोल के पास, ये जो तारक केंद्र है, इस तारक केंद्र में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और एक चीज ध्यान देना, जब सेल का विभाजन होता है तो ये सिर्फ जंतु कोशिका में होती है। जब जंतु कोशिका में विभाजन होगा तब सेंट्रियोल होगा, और अगर ये पादप कोशिका में होगा तो वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता, क्योंकि जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाई जाती है और पादप कोशिका में नहीं होती। ये चीज़ ध्यान देना। तो ये जो आप देख रहे हो किसका देख रहे हो? जंतु कोशिका का देख रहे हो। अगर यहीं पे प्लांट सेल होता तो यहाँ पे सेंट्रियोल का क्या होता? अभाव होता है, क्योंकि वो है ही नहीं तो वो विभाजित कहाँ से होगी। ठीक, तो दूसरा क्या है? मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में क्या होगा कि जो ये गुणसूत्र है वो कहाँ? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में फैलने लगते हैं। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में फैलेंगे इसकी सर्वाधिक स्पष्ट होते हैं और इनको सरलता से अध्ययन हम कर सकते हैं। पहले में हमने क्या बोला कि जब ये गुणसूत्र होते हैं उनको हम अस्पष्ट नहीं दिखाई देते। जब केंद्रक का विभाजन होता है, जब कोई भी एक सेल है वो डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने से पहले उसका केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक के विभाजन में क्या है? गुणसूत्र है। केंद्रक में क्या है? गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र में क्या होता है कि वो अस्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही एनाफेज वाली प्रवस्था खत्म, सॉरी प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज स्टार्ट हुआ, वहां पे जो गुणसूत्र होते हैं वो साइटोप्लाज्म में जब फैल जाते हैं तो पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर रूप से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो हेडिंग डालो मध्य, मध्य अवस्था। देखो अब इस मध्य अवस्था में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, कोशिका द्रव्यकी में फैल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ये जो अवस्था है, ठीक है, ये जो अवस्था है इनमें क्या होगा, जो गुणसूत्र होंगे, है ना, क्या होंगे, ये जो गुणसूत्र हमारे हैं ये गुणसूत्र हैं, यानी कि क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम क्या करेंगे, ये जो हमारे सेल का सेल है, सेल है, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। जब ये कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, ठीक है, जब ये क्या होंगे, ये कोशिका द्रव्य में फैल गए तो हम इनको अस्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम अस्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि या इसका अध्ययन, जब ये अस्पष्ट दिखाई फैल जाते हैं तो ये क्या होते हैं भाई, अस्पष्ट दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, एकदम क्लियर, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब स्पष्ट दिखाई देगा तो अध्ययन करने के लिए, किसका अध्ययन करने के लिए, गुणसूत्र का अध्ययन करने के लिए आसानी होगा। तो ये अध्ययन में क्या होगी, अध्ययन में सहायता होगी, ठीक है, क्या होगी, सहायता होगी, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब जब सहायता होगी तो लास्ट में क्या होगा, ये जो दोनों तारक काय जो अलग हुए हैं उनके बीच में एक तर्क तंतु जुड़ जाएगा, ठीक है, एक के साथ दोनों जो है, दोनों में एक एक जुड़ेगा, और लास्ट में क्या होगी, इसकी जो पश्च है ना, पश्च मध्य अवस्था आएगी, इसमें मध्य पट्टिका गुणसूत्र पे जुड़ जाती है। क्या होगी, इनके मध्य लास्ट में जब ये मेटाफेज खत्म होगी तो मेटाफेज खत्म होने के बाद ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है। अब इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में एक पट्टिका, ठीक है, क्या होगी, इस पट्टिका जिसको हम कहते हैं मध्य पट्टिका, और ये मध्य पट्टिका यहाँ पे जुड़ जाती है। अब जब यहाँ पे मध्य पट्टिका जुड़ेगी तो ये दोनों क्या होंगे, ये गुणसूत्र है, ठीक है, एक गुणसूत्र ये है, अब इनके बीच में क्या हुई, मध्य पट्टिका जुड़ी, तो ये आपस में क्या होंगे, अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा कि नई संतति का या एक नई सेल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये भी क्रिया भी यहाँ पे नहीं होगी, ये लास्ट में होगी कौन सी अवस्था में, टीलोफेज में। अभी कौन सी अवस्था चल रही है, मेटाफेज चल रही है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे, देखो लास्ट में जो एनाफेज आएगी, एनाफेज में आप क्या देख रहे हो कि पहले जो ये गुणसूत्र आपस में जुड़े हैं, इनके बीच में, है ना, इनके बीच में क्या जो एक पट्टिका बनी है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आपस में क्या हो गए, अलग हो गए। अब अलग होने के बाद ये इसका सेंट्रियोल यहाँ है, इसका सेंट्रियोल यहाँ है, ठीक, आपस में अलग होके क्या करें, सेल का क्या करें, निर्माण करें। लेकिन यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है कि ये जो पूरा ये जो एनाफेज वाली अवस्था है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अभी इसकी कौन अवस्था आएगी, टीलोफेज आएगी, क्या आएगी, टीलोफेज आएगी। तो देखो पश्चावस्था में क्या हो रहा है कि इस अवस्था में जो पट्टिका गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि इनके बीच में, गुणसूत्रों के बीच में एक क्रोमोसोम इधर का है, एक क्रोमोसोम इधर का है। अब इसके बीच में जो पट्टिका बनी है, ये पट्टिका टूट रही है, और पट्टिका जब टूट रही है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में अलग हो रहे हैं। क्या हो रही है, पट्टिका टूट रही है, इन दोनों की क्या हो रही है, पट्टिका टूट रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। और गुणसूत्र जो बिंदु होते हैं विघटित होकर दो भागों में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक गुणसूत्र बिंदु ये है, एक गुणसूत्र बिंदु ये है, और एक गुणसूत्र बिंदु ये है। अब ये क्या होंगे, अलग होंगे, और अलग होने के बाद ये दो अलग अलग भागों में क्या हो जा रहे हैं, बट जा रहे हैं, ठीक है।
और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो तर्क तंतु से सिकुड़ने के कारण मध्य पट्टिका से दूर विपरीत विपरीत चली जा रही है। अब इसका ये जो तर्क तंतु है, देखो ये क्या है, इसको हम तर्क तंतु कह रहे हैं। अब ये तर्क तंतु क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। देखो पहले तो फैली हुई है, जब ये फैली हुई है तो इसके मध्य में क्या पट्टिका है, फैली है, पट्टिका है, तो ये दोनों आपस में, इधर की क्रोमोसोम और इधर की क्रोमोसोम आपस में क्या आपको जुड़े दिख रहे हैं। धीरे धीरे जब ये अलग हो रहे हैं, कैसे अलग रही है, जो संकुचित हो रही है, पहले फैली है अब फिर क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। जब संकुचित हो रही है तो यहाँ का जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु होकर एक एक क्रोमोसोम का क्या करे, निर्माण करे। तो ये होती है एनाफेज वाली अवस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है, टीलोफेज। ठीक, कौन सी आएगी, टीलोफेज। अब देखो इस टीलोफेज में आपको क्या दिख रहा है, ये पूरी तरीके से है ना, टीलोफेज में क्या है, ये एक लंबी अवस्था होती है। अगर आप देखोगे प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, इन सभी से लंबी अवस्था किसकी होती है, इस टीलोफेज की। और इसमें एकदम एक क्लियर हो जाता है, इसमें ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे इसका जो झुकाव है ना, ये विभाजित देख रहे हो कि आधा सेल इधर हो रही है, आधा कोशिका इधर हो रही है। जब आधा सेल इधर होते आधा गुणसूत्र इधर, आधा गुणसूत्र इधर। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं, ये नहीं कि इसमें कम है इसमें ज्यादा, दो बराबर। देखो दो यहाँ है, दो ये है और दो ये है। अगर आप देखो तो देखो एक एक ये एक ये एक ये, हम ये कह सकते हैं मेल का है। ठीक है, तीन क्या है इसमें, मेल का है, और तीन किसका है, फीमेल का है। इसमें भी आप देख रहे हो एक दो तीन, ये तीन किसका है, मेल का है, और ये तीन किसका है, फीमेल का है। ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से अस्पष्ट नहीं है, अभी ये डिवाइड नहीं हुए। जब आप पूरा जो विभाजन देखेंगे है ना, साइटोकाइनेसिस देखेंगे, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से अलग होंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये टीलोफेज की अवस्था खत्म हुई। टीलोफेज जैसे ही खत्म हुई, ये अपना अपना न्यूक्लियस बनाए, अपना न्यूक्लियस बना तो अपना न्यूक्लियोलस बना। न्यूक्लियोलस के साथ यहाँ पे सेंट्रियोल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल। अब इसमें आपको दिख रहा है ये एक्स गुणसूत्र है, ये एक्स गुणसूत्र है, और यहाँ पे क्या है, ये भी एक्स गुणसूत्र है। यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज नहीं कि यहाँ पे एक्स हो गया तो यहाँ पे वाई हो गया। जो मातृकोशिका में वही संतति कोशिका में है। लेकिन अर्धसूत्र विभाजन में ऐसा होता नहीं होता, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता। गुणसूत्र तो सेम रहता लेकिन वो आधी हो जाती। और यहाँ पे क्या है, बराबर बराबर है, और ये आपस में जुड़ के क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण कर दे। गुणसूत्र के साथ केंद्रक भी है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र बाइंड हो जाएंगे। और गुणसूत्र कहाँ होंगे, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होगा, और डीएनए के ऊपर क्या होगा, प्रोटीन होंगे। और यही आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हेडिंग क्या डालोगे, अनंत्य अवस्था। ठीक है, अनंत्य अवस्था। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जब ये अनंत्य अवस्था की अवस्था पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो दो जो एक सेल होगी वो दो पुत्री कोशिकाओं में बदल जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे, अनंत्य अवस्था। अनंत्य अवस्था क्या कहते हैं, टीलोफेज। क्या बोलेंगे, टीलोफेज। ठीक है, क्या है, टीलोफेज। देखो अब इसमें क्या होगा, ये जो इस चक्र की है ना, जो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज होती है, इतना ध्यान देना, ये जो टीलोफेज होती है, ये कैरियोकाइनेसिस की लास्ट वाली फेज होती है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट्स आप नोट करोगे कि यह एक लंबी अवस्था है जिसे समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था कहते हैं। क्या बोलोगे, यह एक लंबी अवस्था है। ठीक, यह एक लंबी अवस्था है जिसे समसूत्री विभाजन की, ठीक है, समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था कहते हैं। क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन की अंतिम ना, अंतिम अवस्था कहते हैं। समसूत्री विभाजन की क्या कहते हैं, अंतिम अवस्था कहते हैं। तो जो अनंत्य अवस्था होगी ये सबसे लंबी है ना, ये तीनों की, चाहे अगर आप तीनों की अपेक्षा क्या हो जाएगी, सबसे लंबी होगी। इसके बाद क्या होता है, इसमें गुणसूत्र पूरी तरह से
विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। इनमें जो गुणसूत्र होंगे वो पूरी तरीके से ना, आधा अधूरा नहीं, वो पूरी तरीके से विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र पूरी तरह से ध्रुवों पे, ठीक है, ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों तरफ से एकदम अच्छी तरीके से ना, वो कहाँ चले जाएंगे, ध्रुवों पर चले जाते हैं। और फिर से असंघनित होकर क्रोमैटिन के रूप में आ जाते हैं। और फिर से क्या होंगे, असंघनित होके, पहले क्या हुए, संघनित हुए हैं, दोबारा क्या हो जाएंगे, असंघनित। तथा फिर से तथा फिर से असंघनित होकर, असंघनित, ठीक है, असंघनित होकर, ठीक है, फिर से असंघनित होकर क्रोमैटिन के रूप में आ जाते हैं। क्रोमैटिन के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप देखते हो न्यूक्लियस के अंदर आप डीएनए क्रोमोसोम नहीं देखते हो। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको क्रोमैटिन जैसी संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन किस में पैक्ड हो जाता है, क्रोमोसोम में। आपने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा होगा 10वीं में। डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है, हमारा डीएनए क्या है, 2.2 है ना, 2.2 मीटर है। अब सोचो 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से, है ना, एक छोटा सा न्यूक्लियस है, सेल है, और उस सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें वो पैक्ड हो जा रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उस 5 प्रकार की, H1, H2A, H2B, ठीक है, उसके बाद H3, H4, ये सभी जो प्रोटीन मिलके क्या करती है, तो H1 क्या करती है, इसको पैकेजिंग करने में, इसको पैक्ड करने में हेल्प करती है। ये चारों प्रकार की जो प्रोटीन होती है अष्टक बनाती है। इन्हीं अष्टक पे जो हमारा डीएनए होता है, प्रत्येक अष्टक पे ये 8 अष्टक का निर्माण करेगी, और प्रत्येक अष्टक पे मानो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए होता है, ये इस पे 2 बार, है ना, हर एक अष्टक में 2 बार क्या होगा, कुंडलित होगा। हर एक अष्टक में ये 2 बार कुंडलित होगा। कुंडलित होने के बाद ये जाएगा न्यूक्लियोसोम में। जब ये लास्ट वाले अष्टक में जाएगा तो ये जो डीएनए होता है क्रोमैटिन में चेंज हो गया। अब जब क्रोमैटिन में चेंज हो गया, क्रोमैटिन को हम बोलते हैं माला जैसी संरचना। जैसे माला पहनते हैं, धागा होता है, उस धागे में हम क्या करते हैं, मोती गूंगे पहनते हैं ना, तो वो उसी तरह एक पतला सा धागा होता है, और उस पतले से धागा पे मोती जैसी संरचना इस क्रोमैटिन पे लगी होती है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन क्या करेगा, वापस से न्यूक्लियोसोम पे जाता है। कहाँ जाएगा, वापस से न्यूक्लियोसोम पे जाएगा, और न्यूक्लियोसोम से होके ये कहाँ चला जाएगा भाई, गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र में जब आप देखो पहले से एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, जब ये क्रोमैटिन उससे ढीला बंधता है, जब वो ढीला बनता है तो उसको हम कहते हैं यू क्रोमैटिन। और जब वही क्रोमैटिन उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ टाइटली, है ना, वो टाइटली बंधता है कि उसमें कोई भी स्पेस ना रहे, तो जब यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकृति होगा, अनुलेखन होता है। तो आप देखते हो यू क्रोमैटिन में बहुत तेजी से होता है, तेजी से होगा, अस्पष्ट होगा। जब अस्पष्ट होगा तो उसके जो जीन भी होते हैं वो सक्रिय होते हैं। लेकिन जब यू क्रोमैटिन में हम देखते हैं तो वो अस्पष्ट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रतिलिपिकरण नहीं कर पाते। जब प्रतिलिपिकरण नहीं होता तो जो जीन तो बनता है, जीन बनेगा लेकिन लेट बनेगा, वो सक्रिय हो जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाते, तो वो अनुलेखन की क्रिया यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं करते। और डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं कब होती है, जब सेल डिवाइड होती है। जब सेल डिवाइड होती, कोशिका का विभाजन होता, उसी समय डीएनए में भी ये सारी क्रियाएं चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि एक मातृ कोशिका से एक संतति कोशिका का निर्माण करना है। तो एक जो गुणसूत्र होता है, अगर जो संतति द्विगुणित संतति आती है तो उसमें एक मातृ कोशिका का डीएनए और दूसरा क्या होगा, पिता का डीएनए होगा। दोनों एन एन क्या होते हैं, 2n बनते हैं। फिर उसमें से वो विभाजन होगा, आगे चल के यही प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे एक मातृ से क्या बनाना है, संतति बनाना। तो एक मातृ से 2 संतति बनेगी, तो दोनों डीएनए क्या होंगे, चेंज होंगे, यानी कि एक से कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है,
तो इसमें गुणसूत्र पूरी तरीके से ध्रुव पे चले जाते हैं तथा फिर से असंघनित होकर क्रोमैटिन के रूप में आ जाते हैं। पहले वो क्या हुए थे, संघनित हुए थे, पहले वो संघनित हुए थे जिसकी वजह से वो अस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, वो ध्रुव विपरीत दिशा में चले गए, वापस से उसी कंडीशन में आते हैं, अस्पष्ट दिखाई देते हैं और संघनित से असंघनित रूप में आते हैं और वो चेंज किस में आ जाते हैं, क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होंगे, क्रोमैटिन में ये चेंज हो जाते हैं, इतनी बात याद रखना, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होता है, इसके एक कोशिका से दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, इसके एक कोशिका से, ठीक है, क्या, इसके एक कोशिका से दो पुत्री केंद्रक बनते हैं, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये असंघनित होंगे, असंघनित से क्रोमैटिन बनेगा, तो इसके एक पुत्री कोशिका से, ठीक है, सॉरी, एक कोशिका से दो पुत्री केंद्रक न सेल केंद्रक, यानी कि पहले क्या होता है, न्यूक्लियस, पहले होगा किसी भी सेल का डिवीजन होता है, पहले होगा केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का जो चारों फेज है, कैरियोकाइनेसिस के जो चारों फेज संपन्न हो जाते हैं उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, यानी जो सेल होगी वो सटी होगी ना, पहले उसका न्यूक्लियस यानी उसके गुणसूत्र अलग होंगे ना, उसके अंदर क्रोमैटिन अलग होंगी, सेंट्रियोल अलग होगा, उसके बाद 20 से 2 बराबर भागों में बंट के 2 सेल्स में वो डिवाइड हो जाएंगे, और जब दोनों सेल्स में डिवाइड होंगे तो दोनों में बराबर मात्रा में उनका जेनेटिक मटेरियल यानी केंद्रक हो जाएगा, और केंद्रक के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सारे सब क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे कि एक कोशिका से, एक कोशिका से दो पुत्री केंद्रक, दो पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है या बनते हैं, ठीक है, निर्माण होता है या बनते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके आगे क्या होता है, दोनों ध्रुवों पे जब इनमें एक सेल से दो क्या होगा, केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, तो दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्र के चारों केंद्रक, ठीक है, दोनों ध्रुवों पर जो गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। अगर न्यूक्लियस बना, देखो ये केंद्रक की संरचना होती है, देखो केंद्रक की संरचना देखते हो, ये एक गोल सी संरचना होती है, ठीक है, ये क्या है, गोल सी संरचना है, गोल की संरचना के साथ साथ आप ये देखते हो कि इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होता है, और जगह जगह इसके केंद्रक झिल्ली में क्या होता है, गैप होता है, जहां पे ये गैप होता है उसको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र। अब ये केंद्रक छिद्र क्यों होते हैं, यहाँ पे ये समझो, ये केंद्रक है, ठीक है, और इसके अंदर की ये जो झिल्ली है, ठीक है, ये झिल्ली है, ये झिल्ली है, ये झिल्ली है, अब इस केंद्रक के अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, ठीक, इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, ठीक, और ये क्रोमैटिन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का, ये पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो जीव द्रव्य का निर्माण, या आप बोलोगे जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म दो बराबर भागों में बंटता है, या दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होगा, केंद्रक के अंदर, केंद्रक का जो द्रव्य होता है, ठीक, इसी केंद्रक के द्रव्य में ये क्रोमैटिन होते हैं ना, ये धागीनुमा संरचना क्रोमैटिन होगी, क्रोमैटिन के साथ साथ इसका एक न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रिका होता है, इसको हम केंद्रक की क्या कहते हैं, वाइप कहते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक की वाइप। अब मानो एक सेल है, ये एक सेल है, जब कैरियोकाइनेसिस की लास्ट अवस्था जो आती टीलोफेज, अब एक सेल से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो गया, अब ये जो केंद्रक बना है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे पदार्थों की क्या है, कमी, यानी बना इसमें क्या है, इसका सिर्फ एक डीएनए है ना, या डीएनए बोलो या इसका क्रोमैटिन बोल लो, ठीक। अब इसके बीच में क्या होगा, एक तो इसका केंद्रिका बनेगा, इसके साथ साथ एक इसका आवरण बनेगा, और इसके आवरण को हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हैं, और धीरे धीरे इसके अंदर क्या बनेगा, इसका द्रव्य बनेगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो दोनों ध्रुवों पर जो गुणसूत्र होते हैं वो विभाजन के लिए, ठीक है, दोनों ध्रुवों पे गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का और केंद्रिका का ये निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात क्या होती है, कोशिका
विभाजित हो जाती है, क्योंकि जब तक केंद्रिका नहीं रहेगा और जब तक केंद्रक का आवरण नहीं रहेगा तब तक वो पूरी तरीके से मेच्योर केंद्रक उसको नहीं माना जाएगा, है ना। तब ये होगा कि भाई वो प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि इस प्रकार का जिसपे कोई केंद्रिका ना हो, है ना, या जिसपे कोई केंद्रक झिल्ली ना हो, तो इस प्रकार का केंद्रक हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हम कहते हैं कि एक बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है ना, उससे कोई भी कवर नहीं होता, उसके धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें आगे क्या लिखोगे भाई आप, इसमें आगे क्या लिखोगे, अगली पॉइंट, अगली पॉइंट लिखोगे कि दोनों ध्रुवों पे गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के चारों ओर, दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का एवं केंद्रिका का केंद्रिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, केंद्रिका का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा भाई, केंद्रिका का निर्माण होता है। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ गाल्जी काय तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका भी पुनः निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ गाल्जी काय, साथ ही साथ, साथ ही साथ गाल्जी काय, गाल्जी काय एवं, ठीक है, गाल्जी काय जिसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडी, तो गाल्जी काय एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतः क्या, अंतः प्रद्रव्य, प्रद्रव्य जालिका का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या होगा भाई, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, लास्ट की जो अवस्था आएगी, यानी जो केंद्रक यानी कैरियोकाइनेसिस वाली जो अवस्था है, ये पूरी तरीके से क्या होगी, क्लियर होगी। जब ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है तब लास्ट की जो अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अब अगली हेडिंग क्या डालोगे, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या डालोगे भाई, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं भाई, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इनमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन हो जाने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन हो जाने के पश्चात क्या लिखोगे, कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में
केंद्रक विभाजन केंद्रक विभाजन हो जाने के पश्चात हो जाने के क्या पश्चात, तो कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन हो जाने के पश्चात केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का, किसका, कोशिका द्रव्य क्या है भाई, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म का क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। क्या होगा, विभाजन हो जाता है। इतनी बात क्लियर। क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन में जैसे ही केंद्रक विभाजन हो जाने के पश्चात, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज वाली सारी जो प्रवस्थाएं हैं, ये सभी प्रवस्थाएं क्या होती है, जब संपन्न हो जाती है ना, सभी प्रवस्थाएं क्या हो गई, संपन्न हो गई। तो संपन्न होने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा भाई, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और यह जंतु कोशिका में कोशिका संकीर्ण द्वारा तथा पादप कोशिका में पट्ट तथा कलायुक्त द्वारा होता है। जंतु कोशिका में क्या होगा, ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य संकीर्ण द्वारा होगा। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य, जंतु कोशिका में ठीक है, कोशिका द्रव्य संकीर्ण द्वारा, यानी कि खाच विधि द्वारा, है ना। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका का द्रव्य संकीर्ण द्वारा, ठीक है, संकीर्ण यानी कि खाच द्वारा, किसके द्वारा, खाच द्वारा। ठीक है, तो खाच विधि द्वारा, ठीक, खाच विधि के द्वारा, ठीक है, तो खाच विधि द्वारा होता है तथा पादप कोशिका में, ठीक है, तथा किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या होगा, कोशिका पट्ट तथा कलायुक्त कणिकाओं के निर्माण द्वारा विभाजित होता है। पादप कोशिका में क्या लिखेंगे, कोशिका पट्ट तथा कलायुक्त कणिकाओं। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका पट्ट तथा, ठीक है, कोशिका पट्ट तथा किसके द्वारा, तथा कणिकाओं कोशिकाओं के निर्माण द्वारा होता है। क्या होगा, निर्माण द्वारा होता। तो ये होता है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब इस पूरी प्रवस्था को एक बार वापस से समझो। ये जो पूरी प्रवस्थाएं हुई है, इसको आप यहाँ पे समझो। देखो, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने प्रोफेज देखा। तो आप यहाँ पे आपकी ये अवस्था कौन सी है, ये जो अवस्था है ये कौन है, प्रोफेज की है। क्या है, ये प्रोफेज की है। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग से देखो, पहले हमने देखा जो हमारी प्रोफेज थी। प्रोफेज में सिर्फ क्या था, जो सेंट्रियोल था ना, जो सेंट्रियोल था वो अपने दिशा के विपरीत, अपने ध्रुव से क्या हो रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था। बाकी उसके जो क्रोमोसोम थे,
इसमें ये जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। ये क्या हुए, अपने ध्रुव से विपरीत दिशा में गए, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में इसमें किसी भी प्रकार की चेंज नहीं हुआ। सेकेंड में हमने क्या देखा, जब हमारी दूसरी अवस्था आई एनाफेज में, हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी मध्य अवस्था होती है, मध्य अवस्था आते आते जो गुणसूत्र होते हैं वो थोड़ा अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जब वो अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं तो कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। जब वो कोशिका द्रव्य में आते हैं तो वो उनका अध्ययन करने में आसानी मिलती है। जब अध्ययन करने में आसानी मिलती है तो क्लियर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वो शो होते हैं। इसके बाद इनके बीच में एक मध्य का पट्टिका का निर्माण होता है। धीरे धीरे जब एनाफेज की अवस्था आती है, इस एनाफेज की अवस्था में ये जो इनके अंदर का है ना, ये जो तर्क तंतु होता है ना, तंतु का मतलब भाई फिलामेंट होता है ना, एक धागे नुमा या तंतु नुमा संरचना। तो ये सेंट्रोल के अंदर जो तर्क तंतु का निर्माण होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं ना, संकुचित होने लगते हैं। जब ये संकुचित होने लगते हैं तो इसके ऊपर जो क्या लगा है, ये गुणसूत्र है, और इनका ये जो मध्य बिंदु, गुणसूत्र का जो मध्य बिंदु है, ये आपस में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आपको बीच में अभी संरचना देखेंगे, अभी आपको क्या दिख रहा है, जुड़ाव दिख रहा है, ठीक ना, अभी आपस में ये जुड़े हुए हैं। जब ये इनके अंदर ये मेटाफेज एनाफेज आ रही है, एनाफेज अवस्था में इनका ये जो मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु से ये अलग हो जा रहे हैं। और जब अलग हो जा रहे हैं तो लास्ट की जो अवस्था आई, कौन सी आई, टीलोफेज। टीलोफेज में हमने देखा कि ये अलग हो रहे हैं। अलग होने के साथ साथ अब यहाँ पे ये जो हमारी सेल है, ये सेल पूरी तरीके से मेच्योर हो चुकी है, क्या करने के लिए, विभाजन करने के लिए। क्या हुई है, पूरी तरीके से मेच्योर हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्र भी अच्छे तरीके से बन चुके हैं, क्रोमैटिन भी असंघनित रूप से पहले की जैसे हो चुके हैं। जो गाल्जी का केंद्र का ये सारे क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, ये वापस से इनमें उपस्थिति हो गई, यानी कि वापस से ये बन चुके हैं। जब ये बन चुके हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, जब इनमें हर एक चीज का निर्माण हो चुका है तो ये आपस से, ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में हम देखते हैं पहले केंद्र का विभाजन, और आप ये देख भी रहे हो कि पहले यहाँ पे न्यूक्लियस बन रहा है, पहले न्यूक्लियस बना, जब न्यूक्लियस बन जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन। तो ये जो आपका डायग्राम है किसका, माइटोसिस डिवीजन का। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, पहले केंद्र का विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, कोशिका द्रव्य का, यानी कि साइटोप्लाज्म का। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस दो बराबर भागों में टूटेंगे, और उसके बाद जब दो बराबर भागों में बन के तैयार हो जाएंगे तो सेल भी, जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एक सेल से दो सेल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट, समसूत्री विभाजन का। ठीक है, समसूत्री विभाजन का आर्थिक महत्व, या सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। ये जो एक, चाहे एक सेल के अंदर हो रहा है, पादप के अंदर हो रहा है, एक जंतु के अंदर हो रहा है, तो इसकी क्या महत्व है। तो लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की कि समसूत्री विभाजन के महत्व। ठीक है, समसूत्री विभाजन के महत्व। ठीक, अब समसूत्री विभाजन के महत्व में समझो कि क्या होता है, क्या इसके महत्व है, क्या हानि है और इसके क्या लाभ है। तो अभी आपको इसमें हानि नहीं जानना है, इसे सिर्फ लाभ की ही जानना है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सूत्री विभाजन से जीवों के अंगों में वृद्धि तथा विकास होती है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सूत्री विभाजन से जीवों के अंगों में तथा जीवों के अंगों में वृद्धि तथा विकास होती है। ठीक, तो सूत्री विभाजन से जीवों के अंगों में वृद्धि एवं
वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है? यह घावों को भरने में सहायक होता है ना। हमें चोट लग जाती है तो जहाँ की हमारी सेल नष्ट हो जाती है। कभी आपने सोचा जब हमें चोट लगी और वहाँ की जो हमारी सेल्स है वो नष्ट हो गई, तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जब हमारे घाव भर जाते हैं और जो जहाँ की सेल नष्ट हुई होती है वो सेल वापस से आ जाती है। तो ऐसा कौन सा विभाजन होता है? वहाँ पे समसूत्री विभाजन ही होता है। समसूत्री विभाजन में क्या आपने देखा, ये ऐसिक विभाजन की प्रक्रिया होती है जैसी मातृकोश का है वैसे ही संतति कोश का है। ये नहीं कि मातृकोश का कुछ अलग है तो इसकी जो संतति कोश का आएगी वहां पे अलग है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? यह घावों के भरने में सहायक होता है। ठीक है, यह घावों के भरने में सहायक होता है। क्या होगा? यह घावों के भरने में, यानी कि किसी भी कारण चोट लगे कुछ भी हो गया तो अंदर जो घाव बनेंगे इस घाव को भरने में क्या करेंगे? सहायक होता है। इसके द्वारा इस क्रिया में डीएनए तथा आरएनए की मात्रा में संतुलन बना रहता है। इसके साथ साथ अगर हम अर्धसूत्र विभाजन देखते हैं तो इनमें जो डीएनए और आरएनए की जो मात्रा है, डीएनए और आरएनए की मात्रा में चेंज हो जाता है। लेकिन सूत्री में क्या देखते हैं कि इस क्रिया में डीएनए एवं आरएनए का, ठीक है, डीएनए एवं आरएनए का संतुलन, ठीक है, क्या चीज? डीएनए एवं आरएनए का संतुलन बना रहता है। क्या रहेगा? संतुलन बना रहता है। तो किसका संतुलन बना रहेगा भाई? डीएनए एवं आरएनए का जो संतुलन होगा वो संतुलन क्या होते हैं? बने रहते हैं। ये संतुलन किसमें बने रहेंगे? किस विभाजन में? जब समसूत्री विभाजन होगा तब। अब अगर यहीं पे अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं बना रहता। तो ये होते इसके महत्व। इसके साथ साथ निम्न वर्ग के जीवों में अलैंगिक जनन मुख्यतः सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसके साथ साथ निम्न वर्ग के जीवों में, निम्न वर्ग के जीवों में अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन, ठीक है, निम्न वर्ग के जीवों में अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा भाई? समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, समसूत्री ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? विभाजन के द्वारा होता है। तो ये इतने सारे इसके महत्व हैं। सबसे पहले महत्व की हमने क्या बात की कि समसूत्री विभाजन में जीवों में जो अंग होते हैं ना, जीवों के अंग में वृद्धि होगी। जीवों का जो अंग होता है, जो ऑर्गन होता है, उसमें वृद्धि होगी और विकास होगा। दूसरा हमने क्या देखा कि यह घावों के भरने में भी सहायक होता है। क्या होगा? ये घावों को भी भरने में सहायक होता है। इसके साथ साथ इस क्रिया में डीएनए और आरएनए का, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का और राइबोज न्यूक्लिक एसिड का, ये दोनों का जो संतुलन है वो बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि डीएनए का मात्रा ज़्यादा है तो आरएनए की कम है, आरएनए की ज़्यादा है तो डीएनए की कम है। ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसके साथ साथ ये निम्न वर्ग के जीवों में होता है, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन होगा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, यानी कि ये निम्न वर्गों के जीवों में होता है। यानी ये जितने भी जीवों में
जितने भी जीवों में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, यानी कि कौन सी, आप देखते हो ना अलैंगिक जनन, जैसे बडिंग हो गया ना, मुकुलन हो गया, उसके बाद एक से दो, जितने भी अलैंगिक जनन की, चाहे आपका बडिंग है, चाहे आपका रीजनरेशन यानी पुनरुद्ध भवन है, कोई भी प्रोसेस है, सभी जीवों में जो ये प्रक्रिया होगी ये अलैंगिक जनन ही होती है। क्या होती है? ये अलैंगिक जनन की ही प्रक्रिया होती है। ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, मानो ये पूरी प्रोसेस क्या कह रही है, मानो ये हमने एक सेल ले लिया, ये हमने एक संतति कोशिका ले लिया, क्या ले लिया, ये हमने क्या है, एक संतति कोशिका है, ठीक है। अब ये संतति कोशिका है, तो इससे जो सेल बनेगी, इससे जो सेल बनी है, तो ये हूबहू इसी की तरह होगी। क्या होगी? जैसे ये है, जैसे ये है, ये भी इसी तरीके से होगी, ठीक। अब वापस से अगर ये भी क्या करें, ये भी क्या करेंगी, विभाजन करेंगी, तो ये भी अपने जैसे ही बनाएंगे, यानी इनकी आकार, आकृति और इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी, उनमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ना तो आकार में चेंज होगा, ना तो इनकी आकृति में चेंज होगा, ना तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार की यहाँ पे चेंजिंग नहीं दिखेगी। कैसे? देखो, माना ये क्या है, मातृकोश का, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। क्या है? गुणसूत्रों की संख्या 2n है, और ये हमारी क्या है, मातृ कोशिका है। मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल, क्या है, मातृ कोशिका, जिसको हम कहते हैं मदर सेल, ठीक। क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं, ठीक। अब मदर सेल में क्या होगा, जब इनसे दो बनी, इनकी पुत्री कोशिका बनी, तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी, इनमें भी 2n होगी, यहाँ पे भी 2n होगी, यहाँ पे भी 2n होगी, और यहाँ पे भी 2n होगी, और यहाँ पे भी 2n होगी। यानी कि मातृ कोशिका से जब क्या बनी, पुत्री कोशिका, मातृ कोशिका से क्या बनी, पुत्री कोशिका जब बनी, है ना, जब पुत्री कोशिका बनी यानी कि डॉटर सेल, डॉटर सेल जब बनी, तो इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ? इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। तो यही होता है समसूत्री विभाजन। तो ये जब एक मातृ कोशिका है ना, ये जब एक विभाजन हो रहा है, तो सबसे पहले इसके क्या हो जाएगा, केंद्र का विभाजन होगा। केंद्र के विभाजन में 4 अवस्थाएं चलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये टीलोफेज की अवस्था हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, एक से एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा। फिर यही क्रिया जब इसको विभाजन करना होगा, तो पहले इसके अंदर न्यूक्लियस का विभाजन होगा। जब इसका न्यूक्लियस बन जाएगा, जब पूरी तरीके से चारों अवस्था, कैरियोकाइनेसिस की चारों अवस्थाएं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, तब सेल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसके आगे की ये हमारी समसूत्री विभाजन एकदम कंप्लीट। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।